मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्रदान किया गया है उसके बारे में, और अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। समझते हैं अनुच्छेद 23 को। अनुच्छेद 23 में कहा गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् धर्म का प्रतिषेध। ये है आर्टिकल की बात, और समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो इसका की फीचर्स वह यह है कि यह देश के नागरिकों को भी प्राप्त है और देश में रहने वाले व्यक्तियों को भी प्राप्त है। और कई बार हमने बताया, व्यक्तियों का आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो भारत के नागरिक नहीं है, मतलब किसी अन्य देश के वो नागरिक हैं, भारत आए हैं शिक्षा के लिए, मैच खेलने आए हो सकते हैं, या राजदूत हों, एम्बेसडर्स हों, या किसी अन्य काम की वजह से भारत की भूमि पर निवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अनुच्छेद 23 प्राप्त है। उसके साथ ही यह ऐसा आर्टिकल है जो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, और यह व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि ना राज्य आपके साथ मीन्स व्यक्तियों के साथ, नागरिकों के साथ बलात् श्रम करा सकता है, या मानव दुर्व्यापार करा सकता है, या कर सकता है। ना ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम को कर सकता है। अब समझते हैं इसकी बातों को। इसमें एक शब्द है बलात् श्रम, फिर है बेगार। समझते हैं बलात् श्रम का मतलब ऐसे श्रम से होता है जिस श्रम को करने में जो व्यक्ति उस श्रम को कर रहा है या काम को कर रहा है, या तो उसकी इच्छा नहीं है, या फिर उस काम के बदले उसे कम पैसा दिया जा रहा है, मीन्स कम वेतन दिया जा रहा है। इच्छा के विरुद्ध कैसे? मतलब कि कोई व्यक्ति बीमार है और उस दिन वह काम नहीं करना चाह रहा है, लेकिन उसके बॉस के द्वारा, और बॉस चाहे सरकारी डिपार्टमेंट का हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट का हो, उस पर फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या है? व्यक्ति है कोई, और वो व्यक्ति किसी ऐसे काम को करने में सक्षम नहीं है। मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है लेकिन वो नौकरी करता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति ऐसे कुछ काम है, मान लीजिए उसको ग्राउंड फ्लोर से लेकर कोई सामान 10 फ्लोर तक जाना है और वह व्यक्ति नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को फोर्स किया जा रहा है उसके बॉस के द्वारा या उस वहां के मैनेजमेंट के द्वारा कि नहीं, आप 0 फ्लोर से लेकर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर, और इस सामान को आप 10 फ्लोर तक पहुंचाइए। तो क्या हुआ? वह इच्छा के विरुद्ध काम हो गया। इसी तरीके से बॉस है, मैनेजमेंट है, काम करवा ले रहा है व्यक्ति, और उस काम के बदले उसको कम पैसा दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है, और रिक्शा चालक से या रिक्शा पर आप बैठकर 10 किलोमीटर गए और उसको आप 10 रुपए दे रहे हो, और मान लीजिए मजदूरी या वहां तक के जाने का जो पैसा था वो 100 रुपए लगता था, 100 रुपए किराया है, और आप उसको 10 रुपए दे रहे हो। तो क्या हुआ? आप उसके जो पारिश्रमिक है उस पारिश्रमिक से कम पर उससे आप काम करा रहे हो। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक तरीके से बलात् श्रम ही होगा कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध ही काम करवा रहे हैं। और इसी आर्टिकल्स में और कई बातें शामिल हैं, जैसे मानव को वस्तु की भांति या तरीके से उसका व्यापार करना।
मीन्स व्यक्ति को आप वस्तु की तरीके से, जैसे मार्केट में वस्तु बिक रही है, दास प्रथा जैसी व्यवस्था को आप बढ़ावा दे रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है कि आप मानव को वस्तु की तरीके से खरीद और बिक्री नहीं कर सकते। और खास करके इसमें अन्य बातों को प्रतिबंधित किया गया, जैसे मानव के अंगों की तस्करी, मानवीय अंगों की तस्करी, और समाचार पत्रों में आप लगातार पढ़ते होंगे कि कितने कितने लोगों की किडनियां गायब हो गई, लीवर गायब हो गए, हृदय गायब हो गया। ये सब कहाँ हुआ? ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और उनको पकड़ा गया, उनके ऑर्गन्स को निकालकर किसी जिसको जरूरत थी इलीगल तरीके से उसको बेच दिया गया। तो आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 23 में महिलाओं की एवं बच्चों की ट्रैफिकिंग को भी प्रतिषेधित किया गया है। मीन्स कि आप महिलाओं को किसी निगेटिव वर्ष में, खास करके वेश्यावृत्ति के पैसे में ले जाने के लिए आप खरीद नहीं सकते या खरीद कर किसी को बेच नहीं सकते, सेक्स वर्कर की तरह उनसे काम नहीं करवा सकते। इसी तरीके से बच्चों को पकड़ लिया जाता है, पहले बच्चे छोटे होते हैं, फिर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे भीख मंगवाई जाती है, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनको सेक्स वर्कर में डाल दिया जाता है, या फिर अन्य जो निगेटिव एक्टिविटीज हैं, आतंकवादी बना दिया जा रहा है, देश के विरुद्ध इनको एंगेज कराया जा रहा है। तो इन सारी बातों को आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट किया गया है, बंद किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि मानव किसी का गुलाम नहीं है, मानव किसी का दास नहीं है, न राज्य का दास है, न सरकार का दास है, न किसी प्राइवेट व्यक्ति का दास है। तो दास नहीं है तो आप उससे ऐसा कोई काम नहीं करवा सकते जिस काम से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा हो। अगर आप ऐसा कराते हैं तो अनुच्छेद 23 इसको दंडनीय अपराध घोषित करता है और इस पर आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की व्यवस्था है। लेकिन अनुच्छेद 23 में अपवाद दिया गया है। अपवाद यह है कि सार्वजनिक उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी देश पर सैन्य संकट आ जाए, किसी देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए और हमारी जो मिलिट्री है उसको और भी सिपाहियों की और भी मानव रिसोर्स की आवश्यकता पड़े, तो भारत सरकार एक निर्देश जारी कर सकती है कि एक एज, मतलब जो लड़ने लायक है वही, वृद्ध लोग क्या ही लड़ेंगे जाके। तो अगर देश पर सैन्य आक्रमण हो जाता है और हमारे यहाँ की सेना उस समय पर्याप्त नहीं होती, तो देश के जो युवा हैं उनको अनिवार्य रूप से देश की सेवा करनी पड़ेगी। और किस लिए? सार्वजनिक उद्देश्य। भाई, देश को प्रोटेक्ट करना किसी एक व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है, ये प्राइवेट वर्क नहीं है, ये पब्लिक वर्क है, सार्वजनिक सेवा है। तो ऐसी स्थिति में आपको फ्री में काम करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अभी आपने कोविड का दौर देखा होगा और इस कोविड के समय बहुत से डॉक्टर्स की, सरकारी कर्मचारियों के, यहाँ तक कि सांसद विधायकों के वेतन को नहीं दिया गया था कुछ दिनों तक। तो वो अनुच्छेद 23 के तहत ये नहीं कह सकते कि देखिए आपने हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर दिया। नहीं, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है। भाई, जब देश रहेगा ना, देश प्रोटेक्ट रहेगा, तब तो मूल अधिकार मिलेगा। जब देश ही नहीं है तो मूल अधिकार क्या होगा? 1947 से पहले कौन से मूल अधिकार थे? 1947 के पहले कौन से मूल अधिकार थे आपके पास भाई?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना नहीं चाहती थी, भारतीय नहीं चाहते थे, फिर भी तो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने कहा चलिए लड़ो। और आपको क्या लगता है ब्रिटेन सब फोर्स लेबर नहीं करवाता था? अरे दास प्रथा तो भारत में यूरोपियों ने ही शुरू की, पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था आधुनिक युग में। तो इन टोटलिटी में यह है कि इन जनरल कंडीशन में आपके विरुद्ध कोई नकारात्मक कार्य नहीं कराया जा सकता, न कोई कर सकता है, न राज्य कर सकता है, न गवर्नमेंट कर सकती है, न कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है। परंतु जब देश को आवश्यकता पड़ेगी तो संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ेगा। अब किसी आर्टिकल में अब अनुच्छेद 24 को देखते हैं, और 24 मेनली डेडिकेटेड है हमारे देश के बच्चों के बारे में। इसमें कहा गया है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। और इसमें बात है कि खान मतलब माइनिंग, फैक्ट्री और खतरनाक कार्यों में बच्चों को इंगेज नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे कार्य जो डेंजरस प्रकृति के हैं। मान लीजिए कहीं पर माइनिंग हो रही, मान लीजिए कोयले की खदान है और कोयले के खदान से कोयला निकाला जा रहा है, तो उसमें बहुत सी हार्मफुल गैसों का उत्सर्जन होता है। दूसरी बात, कब कौन सी खान कहां से टूट कर गिर पड़े और जो एक बच्चा है वो उतनी आसानी से इस खतरनाक कंडीशन से अपने को बाहर नहीं निकाल सकता है। लेकिन जो यंग हैं या जिनकी उम्र ऐसी है कि अब उन्हें काम करने दिया जाए, वो इस खतरनाक कार्य से अपने को जल्दी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रोटेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कंडीशन बताएंगे, परंतु बच्चे तो कुल मिला के ऐसे खतरनाक कार्यों से अपने को सेफ नहीं कर पाएंगे इमीडिएट। तो बच्चों के अधिकार और उनका जो सुकुमार अवस्था है, छोटी अवस्था है, बचपना है, उसमें उनसे खतरनाक कार्यों को ना कराया जाए। इसी तरीके से कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बच्चों को इंगेज न कराया जाए, फैक्ट्री के कार्यों में बच्चों को लगा दिया जाए। इसी तरीके से खतरनाक कार्य जैसे पटाखा उद्योग या अन्य ऐसे उद्योग हैं जो बहुत ही खतरनाक नेचर के हैं, तो ऐसे खतरनाक कार्यों में बच्चों को इंगेज न किया जाए, अन्यथा यह आर्टिकल भी प्रावधान करता है कि यह दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा। मतलब यह है कि अगर आपने बच्चों को फैक्ट्री में, खान में, खतरनाक कार्यों में नियोजित किया, तो ऐसे कार्यों को कराना एक दंडनीय अपराध होगा। और जो व्यक्ति ऐसे बच्चों का नियोजन करेगा, मतलब उनको नौकरी पर रखेगा, उनके विरुद्ध दंड की व्यवस्था है। लेकिन वर्ष 2006 में सरकार ने नियम बना दिया कि बच्चों को घरेलू कार्यों के लिए और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, चाय की दुकान आदि कार्यों में भी इंगेज नहीं किया जाएगा। मीन्स उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी,
अन्यथा यह भी क्या होगा, यह भी अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। और किसी भी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने का मतलब यह होगा कि आपने व्यक्ति को उसके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होने से पहले ही उसको आपने तबाह कर दिया। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जिंदा कौन हो जाता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। और जब ये दोनों अनुच्छेद एक्टिव होते हैं तो फिर जो नकारात्मक कार्य किया जा रहा है वो कार्य इनएक्टिव हो जाता है और बच्चे को या व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उस बच्चे को कोई उसके घर की दुकान है, उसके पिता की दुकान है, माँ की दुकान है, तो वह अपने घर की दुकान में अपने माता पिता का हाथ बंटवा सकता है। बच्ची है कोई, वो घर में खाना बना सकती है। शर्त यह है कि वह नौकरी के पर्पज से किसी दूसरे के होटल में, दूसरे की चाय की दुकान पर, ठेले पर काम नहीं करेगी, लेकिन वह अपने घर में कार्य कर सकती है।